कल्पना कीजिए कि कोई इंसान 328 फीट की ऊंचाई पर एक बिल्कुल सीधी सपाट चट्टान से लटका हुआ है। पैरों के नीचे सिर्फ हवा है और एक अथाह गहरी खाई। सिर्फ सोचने से ही चक्कर आ रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे अजीब बात यह है कि वो इंसान वहां कर क्या रहा है। वो बस पानी की एक बोतल और कुछ स्नैक्स खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये शिन्यूहाई नेशनल जियो पार्क की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल वही। उस क्लिफ साइड लटकती हुई दुकान को देखकर कोई भी सोचेगा कि मतलब हम इंसान इतने पागल क्यों हैं। आज हम इसी विषय पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और चरम स्थानों का विश्लेषण। ये वो जगह हैं जहां प्रकृति चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ मत आओ। हाँ, लेकिन इंसान फिर भी वहां जाता है। अगर मैं ऐसे एक उपमा दूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी वीडियो गेम को नाइटमेयर मोड पर खेलना। लेकिन ये असली जिंदगी है। यहाँ कोई रीस्टार्ट बटन नहीं होता। सही कहा। और जो बात इन स्थानों को केवल खतरनाक होने से कहीं अधिक दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये जगह प्रकृति की क्रूर शक्तियों और इंसान की असीमित सहन शक्ति के बीच का एक जीवित तनाव है। मतलब एक तरह की रस्साकशी चल रही है दोनों के बीच। बिल्कुल। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई खाई कितनी गहरी है या पहाड़ कितना ऊंचा है। ये इस बारे में है कि कैसे ये चरम परिस्थितियां हमारे शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम को, हमारी इंजीनियरिंग को और हमारे दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लेती हैं। जब जीवन दांव पर होता है तो हम सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि हम नई चीजें ईजाद करने पर मजबूर हो जाते हैं। एकदम सही। तो चलिए सीधे गुरुत्वाकर्षण के साथ होने वाली इस जंग से शुरुआत करते हैं, जिसे हम वर्टिकल एक्सट्रीम्स कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम हुशान प्लैंक वॉक की बात करें तो वो एक अलग ही स्तर का पागलपन है। ये कोई आधुनिक स्टील या कंक्रीट की संरचना नहीं है। चट्टान के किनारे पर खुरदरी पुरानी लकड़ी के तख्ते ठोक दिए गए जिनकी चौड़ाई बमुश्किल 1 फुट है। बाप रे, 1 फुट! और सबसे डरावनी बात तो ये है कि जब दो लोग इस संकरे रास्ते पर आमने सामने आते हैं तो उन्हें एक गहरी खाई के ठीक ऊपर अपना हार्नेस खोलकर एक दूसरे के पास से गुजरना पड़ता है। ये तो सीधे मौत को दावत देने वाली बात हो गई। वही तो। मतलब ये तो गुरुत्वाकर्षण के साथ रशियन रूलेट खेलने जैसा है। इंसान महज एक रोमांच के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इसे सिर्फ बेवकूफ़ी या रोमांच कहना इसे थोड़ा कम आंकना होगा। होशान प्लैंक वॉक या ऐसी ही खड़ी चट्टानों पर चढ़ना दरअसल एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। अच्छा, वो कैसे? मनोविज्ञान में एक अवस्था होती है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जब कोई 1 फुट चौड़े तख्ते पर होता है और नीचे हजारों फीट की खाई होती है तो उसका दिमाग अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। मतलब सिर्फ उसी पल पर पूरा फोकस। बिल्कुल। पूरा अस्तित्व उस एक कदम, उस एक पल पर केंद्रित हो जाता है। ये इंसान की उस आदिम जरूरत को जगाता है जहां उसे ये महसूस करना होता है कि वो पूरी तरह से जीवित है। ये काफी दिलचस्प है। लेकिन प्रकृति हमेशा इस अति आत्मविश्वास को कुचलने के लिए तैयार रहती है ना? हाँ। सील रॉक का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, सील रॉक। वहाँ क्या होता है? ये लाल बलुआ पत्थर की एक संरचना है जहाँ चढ़ाई का ढलान 90 डिग्री तक पहुँच जाता है और पैर रखने की जगह केवल कुछ इंच चौड़ी होती है। अब लाल बलुआ पत्थर की वैज्ञानिक संरचना को समझना जरूरी है। वो काफी कमजोर होता है शायद। हाँ, ये बहुत भंगुर होता है, यानी फ्रैजाइल। इसके कण आपस में बहुत मजबूती से नहीं बंधे होते। इसका मतलब है कि जिस पत्थर पर एक पर्वतारोही अपने शरीर का पूरा वजन डाल रहा है वो किसी भी माइक्रो क्रैक की वजह से अचानक टूट सकता है। ओहो, मतलब कोई चेतावनी नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ ही घाटी में हवा का प्रवाह एरोडायनामिक्स के कारण अचानक तेज हो जाता है जिससे अप्रत्याशित झोंके आते हैं। प्रकृति की ये भंगुरता इंसान की परफेक्ट प्लानिंग को 1 सेकंड में चकनाचूर कर देती है। ये तो सच में डरावना है। लेकिन अगर हम गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की ही बात करें तो मुझे हैंगिंग मोनेस्ट्री का जिक्र करना ही होगा। वो तो इंजीनियरिंग का एक अलग ही चमत्कार है। बिल्कुल। 164 फीट की ऊंचाई पर चट्टान के बीच में लटका हुआ एक पूरा का पूरा मठ। और बाहर से देखने पर लगता है कि ये केवल 27 पतले देवदार की लकड़ी के खंभों पर टिका है। और जब कोई इस पर चलता है तो लकड़ियों के चरमराने की आवाजें आती हैं। हाँ, जो कि खौफनाक है। ये तो पूरी तरह से भौतिकी के नियमों का उल्लंघन लगता है। मतलब वो गिर क्यों नहीं जाता? दिखने में ये भौतिकी का उल्लंघन लग सकता है, लेकिन असल में ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है।
इसमें कैंटिलीवर सिद्धांत का उपयोग किया गया है। कैंटिलीवर? हाँ, जो खंभे बाहर से दिखाई देते हैं उनमें से कई तो केवल सजावटी हैं। उनका असल काम वजन उठाना है ही नहीं। सच में? तो फिर असली सपोर्ट कहाँ है? असली भार उठाने वाला सिस्टम चट्टान के बहुत अंदर छिपा हुआ है। प्राचीन इंजीनियरों ने चट्टान के अंदर गहरे छेद किए और कठोर लकड़ी के मोटे बीम आधे अंदर और आधे बाहर गाड़ दिए। अच्छा, तो चट्टान का वजन ही उन बीम्स को पकड़ कर रखता है? बिल्कुल, चट्टान का अपना भारी वजन उन बीम्स के पिछले हिस्से को दबाकर रखता है, जिससे आगे का हिस्सा हवा में स्थिर रहता है। क्या बात है। और वो जो बाहर पतले खंभे लटक रहे हैं, वो सिर्फ देखने वालों को मानसिक सांत्वना देने के लिए लगाए गए हैं, ताकि लोगों के दिमाग को लगे कि हाँ, नीचे कुछ सपोर्ट है। ये तो कमाल का विजुअल ट्रिक है। मतलब प्राचीन इंजीनियर न केवल स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को समझते थे, बल्कि उन्हें इंसानी डर की भी गहरी समझ थी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा कि कैसे इंसान गुरुत्वाकर्षण से खेलता है, लेकिन जब प्रकृति इंसान का रास्ता पूरी तरह रोक देती है और हमें सीधे पहाड़ों को चीर कर आगे बढ़ना होता है, तब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे हम खाई के किनारे इंजीनियरिंग का चमत्कार कह सकते हैं। ये वो बिंदु है जहां इंसान की जिद अपनी चरम पर होती है। एकदम सही। अब पेनालोंग प्राचीन सड़क को ही देखिए। केवल 22 मील की दूरी है, लेकिन उसमें 600 से अधिक हेयरपिन मोड़ हैं। कुछ मोड़ तो इतनी तीखे हैं कि गाड़ी खुद अपनी पूंछ पकड़ती हुई नजर आती है। हाँ, वो काफी खतरनाक रास्ता है। और फिर है चोंगकिंग का हुआंगजू इंटरचेंज। इसे दुनिया का सबसे जटिल इंटरचेंज माना जाता है। 5 स्टैक्ड लेवल और 20 लेन जो 8 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, जहां जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है। हाँ, उसे समझ ही हुआ था कि गाड़ी लेवल 2 पर है या लेवल 5 पर। लेकिन यहाँ मेरी एक आपत्ति है। अगर 5 लेवल के इंटरचेंज पर एक गलत टर्न लेने पर किसी इंसान को 5 मील अतिरिक्त गाड़ी चलानी पड़े, तो क्या हम वाकई इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहेंगे? आपका सवाल वाजिब है। मतलब क्या ये सिर्फ एक अव्यवहारिक डिजाइन नहीं है जो लोगों की जिंदगी को बिना वजह तनावपूर्ण बनाता है? पहली नज़र में ये एक खराब डिज़ाइन नहीं लगता, लेकिन हमें इसके पीछे के भूगोल और अर्बन प्लानिंग को समझना होगा। चोंगकिंग एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह से खड़ी पहाड़ियों पर बसा है। और वहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, वहाँ 3 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। वहाँ समतल ज़मीन है ही नहीं। हुआंगजू इंटरचेंज कोई दिखावा नहीं है। अगर इंजीनियर्स इस इंटरचेंज को पारंपरिक तरीके से फैलाकर बनाते तो उन्हें हजारों घरों और पहाड़ों को काटना पड़ता। ओह अच्छा, तो उनके पास हॉरिजॉन्टल जाने की जगह ही नहीं थी। बिल्कुल, इसीलिए उनके पास एकमात्र रास्ता था कि वे वर्टिकल जाएं। इसी तरह पेनालोंग प्राचीन सड़क की ज्यामिति को देखिए। वहाँ लगभग 3600 फीट की ऊंचाई केवल 22 मील में तय करनी है, जो कि बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। हाँ, अगर सड़क को सीधे बना दिया जाए तो ढलान इतनी तेज हो जाएगी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वाहन उस पर चढ़ ही नहीं पाएगा, वो पीछे की तरफ फिसल जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो 600 हेयरपिन मोड़ शौक के लिए नहीं, बल्कि उस तीखी ढलान को छोटे छोटे और कम कोण वाले हिस्सों में बांटने के लिए बनाए गए। एकदम सही, ताकि गाड़ियां गुरुत्वाकर्षण को मात दे सकें। ये डिजाइन अव्यवहारिक नहीं है, बल्कि ये उस विशेष भौगोलिक चुनौती के लिए सबसे सटीक गणितीय समाधान है। ये नजरिया सच में बहुत शानदार है। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। इसका एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण उंगुलियांग हैंगिंग रोड है। हाँ, जहाँ गलती की गुंजाइश शून्य है। बिल्कुल। स्थानीय ग्रामीणों में बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए बिना किसी भारी मशीन के 4000 हथौड़ों और 13 टन स्टील का उपयोग करके एक खड़ी चूना पत्थर की चट्टान को हाथों से काटकर ये सुरंग बनाई। ये अलगाव या आइसोलेशन से बाहर निकलने की मानवीय जिद का सबसे बड़ा सबूत है। और अतुलिया गांव की कहानी तो और भी भावुक कर देती है, जहां 6 साल के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए बेलों से बनी फिसलन भरी सीढ़ियों पर चट्टान के सहारे घंटों चढ़ते थे। हाँ, बाद में वहाँ 2500 से ज्यादा लोहे की सीढ़ियां लगाई गई, जिसने उस गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया। अलगाव को खत्म करने के लिए इंसान सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग को भी अपनी दिनचर्या बना लेता है। सही बात है। और अगर इंजीनियरिंग के सबसे कच्चे रूप को देखना हो तो पेरू के क्यूस्वाचाका ब्रिज को देखिए। ये गहरी नदी के ऊपर झूलता हुआ एक पुल है जो पूरी तरह से इचू घास से बुना गया है। 1 मिनट, घास से एक पूरा का पूरा पुल? जी हाँ, और इसके पीछे की इंजीनियरिंग बेहद शानदार है। घास के छोटे छोटे तिनकों को ऐंठ कर रस्सियां बनाई जाती हैं,
और फिर उन रस्सियों को गूंथकर मोटे केबल बनाए जाते हैं। ये तो बहुत कमजोर होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये टेंशन या तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। हजारों कमजोर तिनके जब एक साथ तनाव में होते हैं तो वे स्टील जैसी मजबूती देते हैं। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल, लेकिन घास सूखने पर कमजोर हो जाती है। इसलिए हर साल जून में गांव वाले पुराना पुल काट देते हैं और सिर्फ 3 दिन में मिलकर नया पुल बुनते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक समुदाय के जीवित रहने की परंपरा है। सोचिए जरा, घास का पुल जो गहरी खाई के ऊपर झूल रहा हो। हाँ, ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। हमारी इंजीनियरिंग पहाड़ों को तो हरा देती है, चट्टानों को काट देती है, लेकिन तब क्या होता है जब पहाड़ नहीं बल्कि वहाँ की हवा और मौसम ही हमारे खिलाफ हो जाएं? यही वो बिंदु है जहाँ हमारी कंक्रीट और स्टील की इंजीनियरिंग घुटने टेक देती है। जब प्रकृति का मिजाज ही जानलेवा बन जाए। सिचुआन तिब्बत हाईवे इसका सटीक उदाहरण है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए ऊंचाई अचानक 1600 फीट से उछलकर सीधे 16,000 फीट तक चली जाती है। यह शरीर के लिए एक भयंकर जैविक झटका होता है, क्योंकि जलवायु और मौसम के खतरे अदृश्य होते हैं और वे इंसान के शरीर पर सीधा प्रहार करते हैं। मैंने सुना है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। हवा इतनी पतली हो जाती है कि हर सांस में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस अचानक आए बदलाव के कारण शरीर में एक्यूट पल्मोनरी एडिमा का खतरा पैदा होता है। ये क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। सीधे शब्दों में कहें तो दबाव कम होने की वजह से खून की नलियों से तरल पदार्थ रिसने लगता है और वह तरल पदार्थ फेफड़ों और मस्तिष्क में भरने लगता है। बाप रे। इंसान असल में सूखी जमीन पर अपने ही शरीर के पानी में डूबने लगता है। यह एक खामोश और जानलेवा खतरा है। खामोश और जानलेवा। और अगर हम इस भयंकर गर्मी से निकलकर ठंड के सबसे चरम रूप की बात करें तो ओयम्याकोन का जिक्र जरूरी है। दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान, जहां का तापमान -62 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। सोचिए, अगर वहां कोई बाहर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दे तो इंजन ऑयल तुरंत जम जाता है, और इंजन बंद करने का मतलब है कि ठंड से जमकर मौत भी हो सकती है। इसलिए लोग अपनी गाड़ियों को हमेशा चालू रखते हैं। ओयम्याकोन मानवीय अनुकूलन की चरम सीमा है। अगर वहां कोई बिना दस्ताने पहने किसी धातु को छू ले तो त्वचा धातु से चिपक जाएगी। ये तो सुनकर ही दर्द हो रहा है। और उसे निकालते वक्त त्वचा फट जाएगी। वहाँ के लोग घर से बाहर निकलते समय 20 पाउंड से ज्यादा भारी कपड़े पहनते हैं। मतलब 1 मिनट की भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ तक कि वहाँ जो याकूत घोड़े पाए जाते हैं उनकी जेनेटिक्स ने खुद को बदल लिया है। घोड़ों ने खुद को बदल लिया? हाँ, उनके बाल इतने घने और लंबे होते हैं कि वो उस उपशून्य बर्फबारी के बीच बाहर खड़े खड़े सो सकते हैं। ये सच में अद्भुत है कि जीवन हर हाल में अपना रास्ता खोज लेता है। ये प्रकृति की ताकत है। लेकिन तब क्या होता है जब विज्ञान, हमारी समझ और हमारी तकनीक पूरी तरह से फेल हो जाए? हमारा अगला पड़ाव वही जगहें हैं जहां रहस्य, खौफ और अदृश्य खतरे राज करते हैं। जहां विज्ञान जवाब नहीं दे पाता वहां किंवदंतियां जन्म लेती हैं। बिल्कुल। कुनलुन की वैली ऑफ डेथ में बिजली केवल आसमान से नहीं गिरती बल्कि जमीन के समानांतर दौड़ती है, हॉरिजॉन्टली। कुनलुन की घाटी में एक बहुत ही अजीब चुंबकीय विसंगति है, यानी मैग्नेटिक अनोमली। वहाँ की चट्टानों और मिट्टी में मौजूद खनिज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो तूफानी बादलों को अपनी ओर खींचता है, और इस वजह से बिजली असामान्य तरीके से गिरती है। हाँ, लेकिन फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ का खौफ विज्ञान से परे पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक लगता है। जैसे कि फैंगमेन गांव, जो एक सुनसान घाटी में छिपा है। कहा जाता है कि वहाँ एक शापित ताइशी कुर्सी रखी है जिस पर जो भी बैठता है उसकी मौत हो जाती है। वहाँ के लोग अपने मृतकों को घरों के नीचे ही दफनाते थे। फैंगमेन गांव का डर काफी हद तक सांस्कृतिक है। जो समुदाय बाहरी दुनिया से कटा हुआ हो, वहाँ ऐसी डरावनी मान्यताएं बहुत गहरी जड़ें जमा लेती हैं। अज्ञानता अंधविश्वास को जन्म देती है। और जापान का नागोरू गांव, ये तो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वो पुतलों वाला गांव। बिल्कुल। वहाँ की आबादी घटने के कारण लोग गांव छोड़कर चले गए या मर गए। आज उस गांव में जीवित लोगों से कई गुना ज्यादा आदमकद पुतले हैं, डॉल्स, जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती हैं। हाँ, एक महिला ने उन्हें बनाना शुरू किया था और अब हर मरने वाले इंसान की जगह एक पुतला रख दिया जाता है। बस स्टॉप पर, खेतों में, स्कूलों में सिर्फ पुतले। मतलब हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। ये बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वो देखता है कि इंसान की शक्ल है लेकिन इंसान जैसी हरकत नहीं है, तो दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे मनोविज्ञान में अनकैनी वैली प्रभाव कहते हैं। अनकैनी वैली, ये क्या होता है? विकासवादी दृष्टिकोण से हमारे दिमाग की वायरिंग इस तरह हुई है कि वो बीमार या मृत इंसानों को तुरंत पहचान ले, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। अच्छा, एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म। हाँ, जब हम नागोरों के उन पुतलों को देखते हैं जो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन हिलते नहीं हैं, तो हमारे दिमाग के अमिगडला हिस्से में एक खतरे की घंटी बजने लगती है। ये कोई भूतिया खतरा नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या बात है। एक आखिरी रहस्यमय जगह का जिक्र करना चाहूंगा, शिनुंग रिजिया का जंगल। ये इतना घना है कि इसके कोर जोन में जाने पर प्रतिबंध है। वहाँ की लोक कथाएं भी बहुत मशहूर हैं। हाँ, वहाँ बहुत अधिक संख्या में एल्बिनो यानी पूरी तरह सफेद जानवर पाए जाते हैं। सफेद भालू, सफेद सांप, सफेद हिरण, और स्थानीय लोगों का एक अलिखित नियम है, सफेद हिरण देखो तो वापस लौट जाओ, और लाल धुंध देखो तो अपनी सांस रोक लो। हाँ, तो इसके पीछे क्या विज्ञान हो सकता है? सफेद जानवरों की इतनी बड़ी आबादी का होना जेनेटिक्स के हिसाब से एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। ये संकेत देता है कि वो जंगल एक बहुत ही पुराना क्लोज्ड इकोसिस्टम है। मतलब बाहर के जानवरों का वहाँ आना जाना नहीं है। बिल्कुल, इसलिए एक ही तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस वहाँ जमा हो गए। और जहाँ तक लाल धुंध देखकर सांस रोकने की बात है, तो वो भी वैज्ञानिक रूप से सही हो सकता है। वो कैसे? लाल धुंध किसी जहरीली गैस का रिसाव या फंगस के बीजाणुओं का भारी उत्सर्जन हो सकती है, जो सदियों का अनुभव होता है वो लोक कथाओं नियमों के रूप में आगे बढ़ता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आज हमने उन स्थानों का सफर किया जो हमारी समझ, हमारी इंजीनियरिंग और हमारे साहस की अंतिम परीक्षा लेते हैं। एक बहुत ही रोमांचक सफर रहा ये। मुझे लगता है कि आज की चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि मानव स्वभाव बेहद विरोधाभासी है। हम जानते हैं कि वहाँ खतरा है, मौत है, लेकिन फिर भी अज्ञात को जानने और असंभव को पार करने की ये जो अदम्य जिद है, वही असल में हमें इंसान बनाती है।